नमस्कार दोस्तों, प्रियंकास पॉलिटी पॉइंट्स में आपका फिर से स्वागत है। हम यहाँ इग्नू एमए सेकेंड ईयर का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा पेपर कोड चल रहा है वो MPSC 001 है और इसका नाम भारत और विश्व है। अब तक इस बुक की हमने 16 यूनिट कंप्लीट कर ली है। जो हमारी आज लास्ट की यूनिट है उसका नाम है राजनीतिक और राजनयिक मामले, यानी कि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र को, गैर आर्थिक अक्षेत्रीय संगठनों के बारे में जानेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन और भूमंडलीकरण के बारे में जानेंगे। हालांकि ये सारे टॉपिक हमने पहले भी थोड़े डिस्कस किए हैं, आज थोड़ा सा कुछ और नई बातें इनके बारे में हम जानेंगे। इसके साथ ही ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाती है। देखिए, जो फर्स्ट यूनिट है उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम की प्रॉब्लम है, हो सका तो मैं उसको दोबारा से रिकॉर्ड कर दूंगी। ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इग्नू से MA कर रहे हैं और साथ के साथ वो UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा जिस भी स्टूडेंट का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे वो KVS हो, DSSB हो, किसी भी स्टेट का टेट हो, यानी जिनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है वो इन वीडियोस के माध्यम से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए ये वीडियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आजकल हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कम और सब्जेक्टिव यानी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए सब्जेक्ट की हमें पूरा सिलेबस कवर करना ही पड़ता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम शुरू कर देते हैं प्रस्तावना से। देखिए, प्रस्तावना में हमें बताया गया है, आज हम विश्व से संबंधित जिन मामलों के साक्षी हैं वे निसंदेह अत्यधिक जटिल है। आज मानव जाति और आधारभूत क्षेत्रीय इकाइयाँ, जिन्हें हम राज्य कह सकते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही है। इन समस्याओं में शामिल है शांति, मानव अधिकार, विकास, पर्यावरण की सुरक्षा, व्यापार आदि। छोटे या बड़े राज्य इन समस्याओं को व्यक्तिगत स्तर पर दूसरे राज्यों के सहयोग के बिना बातचीत द्वारा अपने मतभेदों को कम करके और समझौते के क्षेत्रों का विस्तार करके करने में असमर्थ है। चूंकि ये समस्याएं इनसे जुड़े पक्षों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए एक देश को दूसरे देश से संपर्क कभी कभी इनके समाधान में पर्याप्त सहायक नहीं होता। किन्हीं तात्कालिक महत्व के और बहुत पुराने मामलों के समाधान के लिए कुछ मंच यानी कि फोरम उपलब्ध हैं, जो सरकारों को वार्ताओं और आपसी समझौते की बातचीत के लिए नियमित रूप से प्रेरित करते हैं। यह आज के विश्व के मामलों में एक परस्पर लाभकारी तरीका बन चुका है। भारत को स्वयं के अपने मामलों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संबंधित मामलों को संयुक्त राष्ट्र, गुट निरपेक्ष आंदोलन के अतिरिक्त सार्क और आसियान जैसे क्षेत्रीय स्तर के संगठनों के माध्यम से सुलझाने का लंबा और व्यापक अनुभव रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की। भारत की दृष्टि में संयुक्त राष्ट्र संघ शांति और समृद्धि युक्त विश्व व्यवस्था पर आधार है। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र, समानता और न्याय जैसे सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व है। इन्हीं सार्वभौमिक मूल्यों ने युगों से भारत के इतिहास का मार्गदर्शन किया है। भारत की विदेश नीति का यह एक आधारभूत सिद्धांत रहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों से सक्रिय रूप से सहयोग करता है। भारत इन संस्थाओं को नए स्वाधीन हुए देशों का संरक्षक मानता है। भारत विश्व में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में, आर्थिक प्रगति को पाने में, मानव अधिकारों के संरक्षण आदि में संयुक्त राष्ट्र के क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। आइए अब हम इनमें से कुछ मामलों पर विचार करें और इनमें भारत की भूमिका पर नजर डालें। तो सबसे पहले बात करते हैं युद्ध और शांति की। देखिए, स्वतंत्र भारत ने अपनी सुरक्षा को पूरे विश्व की सुरक्षा के हिस्से के रूप में देखा है। सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के एकदम आरंभ से ही विश्व की सुरक्षा और स्थिरता को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उन दिनों में भारत की चिंता का प्रमुख कारण पूर्व और पश्चिम के बीच शीत युद्ध की स्थिति, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के विरोधी थे। ये दोनों देश निरंतर परिष्कृत परमाणु और पारंपरिक हथियारों को प्राप्त करने में संलग्न थे। इस प्रकार इन दो बड़ी शक्तियों को विश्व स्तर के महाशक्तियों का दर्जा प्राप्त था। ये अपने युद्ध यानी कि छद्म युद्ध यूरोप में नहीं लड़ते थे, अपितु ये अफ्रीकी और एशियाई देशों के बीच तनाव और विवाद पैदा करने का प्रयास करते थे। इनमें से विभाजित कोरिया शीत युद्ध का पहला युद्ध क्षेत्र बना, यानी कि जो कोरिया है वो शीत युद्ध का पहला युद्ध क्षेत्र बना। इसके अतिरिक्त निकटवर्ती पड़ोसी देश विवादित सीमाओं या दूसरी समस्याओं को लेकर शीत युद्ध के गुटों में सैनिक या राजनीतिक समर्थन से युद्ध लड़ते थे। इस वर्ग में पश्चिम एशिया में इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध, ईरान इराक युद्ध, अफ्रीका में
इथोपिया और सोमालिया के बीच युद्ध आते हैं। इसके अलावा अमेरिका और रूस ने कुछ देशों में सैनिक दृष्टि से हस्तक्षेप किया। इसके उदाहरण हैं डोमिनियन रिपब्लिक ग्रेनाडा पर अमेरिका तथा चेकोस्लोवाकिया और अफगानिस्तान पर रूसी हस्तक्षेप। कंबोडिया, निकारागुआ और भारत पाकिस्तान उपमहाद्वीप के संघर्ष स्पष्ट रूप से शीत युद्ध के विस्तार के उदाहरण हैं। शीत युद्ध के दौरान कुल मिलाकर 250 छोटे बड़े युद्ध लड़े गए। यद्यपि 1990 के दशक के आरंभिक दिनों में शीत युद्ध के बादल चितरा गए थे, लेकिन विश्व में शांति व्यवस्था और स्थिरता को नए पुराने दोनों प्रकार के खतरा बना रहा। इराक पर हुए 2 युद्धों के बावजूद शांति को विदेशी आक्रमण के प्रमुख खतरे से पर्याप्त कमी आई। इसके बजाय एक के बाद दूसरे अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमेरिकी राज्यों में ग्रह ने वहां की राजनीतिक व्यवस्थाओं, उनकी अर्थव्यवस्थाओं और यहाँ तक कि वहां के निर्दोष पुरुषों और स्त्रियों और बच्चों को बर्बाद कर दिया है। यूगोस्लाविया, हैती, सोमालिया, रवांडा, अंगोला, अफगानिस्तान, सिएरा लियोन और अन्य कई देशों के समाज इस क्षोभकारी प्रवृत्ति के शिकार हो चुके हैं। पिछले 12 से 13 वर्षों में ऐसे युद्धों में लगभग 60 लाख लोग अपने जीवन से हाथ धो चुके हैं। भारत ने किसी भी राज्य के क्षेत्र पर जबरदस्ती अधिकार करने या किसी देश द्वारा दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप करने को संयुक्त राष्ट्र में अनुचित ठहराया। भारत इसे राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों का उल्लंघन मानता है। भारत ने समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत और शांतिपूर्ण उपायों का समर्थन किया। भारत ने मिस्र, हंगरी, कांगो, लेबनान के प्रभुसत्तात्मक अधिकारों का जोरदार समर्थन किया और उन देशों के बीच युद्ध को बिना शर्त समाप्त करने का आग्रह किया, चाहे वह युद्ध किसी भी देश में शुरू हुआ हो और चाहे उसका कुछ भी कारण हो। शांति के प्रयास में भारत का दृष्टिकोण बहुत लचीला रहा है। हमने संयम का मार्ग अपनाया। इससे जिन सदस्य राष्ट्रों से नियमों का उल्लंघन हुआ हो, उन्हें भी सामान्य वातावरण बनाने में सम्मानपूर्ण ढंग से अपनी समस्याओं से निपटने का अवसर मिल सके। देखिए, यदि आप न्यूज़ देखते हैं तो अभी रशिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा है। इसमें अभी भी भारत क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के माध्यम से कोई भी जैसे हल निकलता है उस हल को निकालने की सिफारिश करता है। आगे देखते हैं, यह तरीका 1956 में मिस्र पर इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल के आक्रमण के संदर्भ में सफल और प्रभावी रहा। इसी तरह 1967 के इजराइल के अरब पड़ोसियों के साथ युद्ध के बाद भारतीय सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कब्जे वाले क्षेत्रों से वापसी के बाद इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों को अपनी सुरक्षित सीमाओं के भीतर सह अस्तित्व के साथ रहने के लिए एक खाका प्रस्तुत किया। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद स्थितियों की आवश्यकतानुसार सिद्धांतों और व्यवहारिकता का उपयोग जरूरी हो गया। 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया और वहां से अपनी सेनाओं को लौटाने से इनकार कर दिया, तब भारत ने कुवैत को स्वतंत्र कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अनुमोदन से अमेरिकी नेतृत्व में सैनिक कार्यवाही का समर्थन किया। यद्यपि बहुत से देश संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति के प्रति भारत के रुख में नरमी का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन 2003 में भारत ने अमेरिका के इराक में सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के लिए की गई सैनिक कार्यवाही का विरोध किया। अमेरिका की यह एक तरफा कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन थी। भारत उन अनेक देशों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कमजोर होने से चिंतित है, जिसमें एक देश की दूसरे देश पर अपनी एक तरफा प्राथमिकताओं को थोपने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस प्रवृत्ति से सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के संबंधित विभागों को समुचित रूप से मजबूत बनाने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरा अंग नहीं है, जिसके विन्यास में विद्यमान मूलभूत कमजोरियों और उसकी शक्तियों को ही सही परिप्रेक्ष्य में प्रतिस्थापित करने के लिए उसमें सुधार की आवश्यकता है। भारत 1992 से इस बात का आग्रह करता रहा है कि बदली हुई परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद के लोकतंत्रीकरण करने की आवश्यकता है। यहाँ एक विशेष बात पर ध्यान देना आवश्यक है। विश्व शांति और सुरक्षा के लिए भारत के योगदान के आधार पर इसे विश्व के सबसे बड़े प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के रूप में इसके आर्थिक निष्पादन और भावी संभावनाओं के कारण जो सराहना मिली है, उसकी वजह से भारत में बहुत से लोग इस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि भारत कुछ अन्य विकासशील देशों के साथ सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। इस क्षेत्र से केवल चीन ही इस समय
इस क्षेत्र से केवल चीन ही इस समय स्थायी सदस्य है। इस दृष्टि से एशिया का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है, जबकि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद के भीतरी महत्वपूर्ण चक्र में नहीं है। यद्यपि इस विषय में सभी सर्वसम्मति नहीं बनी, फिर भी भारत निकट भविष्य में अनुकूल परिणाम की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है। भारत का विश्वास है कि केवल शांति के बारे में सतर्कता बरतने की सलाह मात्र से ही शांति को बढ़ावा नहीं मिल सकता, बल्कि उसके लिए वास्तविक प्रयास करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र की छत्र छाया में शांति को बढ़ावा देने वाले कार्य ही इसके सशक्त प्रतीक हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सैनिक वर्दीधारी और विभिन्न व्यवस्थाओं में संलग्न शांति स्थापना करने वाले लोगों ने युद्धरत राष्ट्रों को क्रोध को ठंडा करने में उनकी सेनाओं की बिना पक्षपात के सहायता करके उन्हें युद्ध न करने के वायदों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करके तथा युद्ध न करने के पूर्व हस्ताक्षरित समझौतों को क्रियान्वित करके शांति स्थापना में मदद की। संयुक्त राष्ट्र अब तक एशिया, मध्य अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में लगभग 55 शांति स्थापना कार्यों का संचालन कर चुका है। इसमें भारत का स्थान 10-15 प्रथम देशों में है। इन देशों ने युद्ध में भाग लेने के बजाय युद्धों को रोककर शांति स्थापित करने के लिए अपने सैनिकों और नागरिकों की सेवाएं उपलब्ध कराई। एक राष्ट्र के रूप में हम स्वेज, कांगो, कंबोडिया, मोजाम्बिक, हैती, रवांडा, सोमालिया, बोस्निया हर्जेगोविना आदि ऐसे 35 शांति स्थापना कार्यों में अपने योगदान से संतुष्ट हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2003 में अपने अधिकार वाले इराक में व्यवस्था स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे के अंतर्गत भारत से सैनिक सहायता की मांग की थी, किंतु भारत ने संयुक्त राष्ट्र के स्पष्ट आदेश के बिना सैनिक सहयोग करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जातिवाद, उपनिवेशवाद और मानवाधिकार। हालांकि इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा डीप और पढ़ लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ जाए। इस भाग में वर्गीकृत विषय भारत के बहुत प्रिय विषय हैं। देखिए क्या कहा गया है, भारत में ये चीज़ें ज़्यादातर होती रहती है, इसलिए इसको क्या है भारत के प्रिय विषय बताया गया है कि भारत में जातिवाद भी है, भारत उपनिवेशवाद का शिकार भी रहा है और मानव अधिकारों की बातें भी यहाँ होती है। इसमें सबसे प्रमुख है जातिवाद। इस विवाद का केंद्र बिंदु दक्षिण अफ्रीका की जाति भेद की सरकारी नीति है। आम सभा के सबसे पहले सत्र में भारत ने इस मामले को उठाया और विश्व से आग्रह किया कि वे दक्षिण अफ्रीका सरकार पर रंग भेद और जाति भेद की नीति को छोड़ने की मांग करें। दक्षिण अफ्रीका के अल्पसंख्यक गोरी सरकार पर दबाव डालने के लिए भारत ने विश्व राजनीति में जातिवाद विरोधी संयुक्त गठबंधन तैयार किया, जिसने खेलों में भाग लेने, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में हिस्सा लेने और सैनिक उपस्करों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने जैसे कार्यक्रमों को संचालित करने में संकोच नहीं किया। इस संदर्भ में यह बहुत संतोष की बात है कि 1993 में दक्षिण अफ्रीका ने स्वयं को जाति भेद और रंग भेद से मुक्त शासन घोषित कर दिया। इसके बाद स्वतंत्र चुनावों में चुनी गई लोकतंत्रीय सरकार का नेतृत्व महात्मा गांधी के आध्यात्मिक वारिस नेल्सन मंडेला ने संभाला। भारत को इस बात का श्रेय है कि उसने पराधीन देशों की आज़ादी के लिए प्रयास किया, यानी विश्व के विभिन्न भागों में उपनिवेशिक शासन के अधीन देशों को मुक्त कराया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत सबसे पहले आज़ादी पाने वाले देशों में एक था, इसलिए भारत के लिए स्वाभाविक था कि वह विश्व में अन्यत्र उपनिवेशवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष करे। 1940 के दशक के अंत में सर्वप्रथम भारत ने डच उपनिवेशवाद के अधीन इंडोनेशिया की आज़ादी की बात को उठाया। एशिया और अफ्रीका के कई भागों के स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिनमें हिंद, चीन, अल्जीरिया, अंगोला, नामीबिया, रोडेशिया जिसको हम जिम्बाब्वे बोलते हैं, और ट्यूनीशिया के स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे, भारत से राजनयिक और राजनीतिक समर्थन और मार्गदर्शन की अपेक्षा की। 1960 के दशक के दौरान उपनिवेशों को हटाने के लिए की गई घोषणा को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए गठित संयुक्त राष्ट्र की उपनिवेशवाद विरोधी समिति का भारत ने नेतृत्व किया। आंकड़े इस अभियान से के स्पष्ट गवाह हैं। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी उस समय विश्व में विभिन्न उपनिवेशों में 75 करोड़ लोग पराधीन थे। अब ऐसे केवल 50 लाख लोग हैं जिन्हें उपनिवेशिक शासन से मुक्त कराया जाना है। अधिकांश मुक्त हुए क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन गए हैं। इससे संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या 51 से बढ़कर अब 191 हो गई है
और जहाँ तक मुझे पता है फिलहाल 193 है। एक लोकतंत्रीय देश होने के कारण स्वभावतः भारत की मानव अधिकारों के प्रति दृढ़ निष्ठा है। मानव अधिकारों के अंतर्गत नागरिक अधिकार यानी जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा यातना और गैर कानूनी ढंग से कारावास में रखने से मुक्ति का अधिकार आदि अधिकार शामिल हैं। भारत के साथ तीसरे विश्व के सभी देशों के तथा पूर्व समाजवादी देशों ने अनुभव किया कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को भी प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इनका अस्तित्व साथ साथ है, इनमें कोई भी एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकता। राजनीतिक अधिकारों में आत्मनिर्णय का अधिकार सबसे विवादग्रस्त विषयों में से एक है। क्या ये अधिकार विदेशी औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में है, यानी ये देशी औपनिवेशिक कब्जे पर ही लागू होते हैं, या इससे नृजातीय और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को किसी देश से अलग होने का अधिकार मिल जाता है? यह प्रश्न बहुत ही विवादास्पद है। एक दूसरा मुद्दा यह है कि क्या जो लोग देश से अलग होने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं, उन्हें इन अधिकारों के अंतर्गत सुरक्षा मिल सकती है, या उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा जा सकता है, या उन्हें किसी और धरातल पर आतंकवादी कहा जाएगा? क्या ऐसे राज्य बाहरी विश्व की दृष्टि में मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं? क्या ऐसे मामलों में विदेशी ताकतें इसे मानव अधिकार का उल्लंघन मानकर सैनिक हस्तक्षेप कर सकती है? भारत ने देशों की अखंडता और संप्रभुता के प्राधिकार के पक्ष में कड़ा रुख अपनाया है। अब बात करेंगे हम विकास की। मानव अधिकार के बारे में चर्चा में आर्थिक और सामाजिक विकास भी एक मुख्य मुद्दा रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय में भी भारत और संयुक्त राष्ट्र सहभागी है। भारत की आधारभूत स्थिति दोहरी है। एक तो शांति के लिए आर्थिक विकास आवश्यक पूर्वापेक्षा है। विश्व शांति तभी स्थायी हो सकती है जब समाज में संघर्ष का कारण बनने वाली गरीबी, भूख, शोषण आदि व्यवस्थाओं का शमन कर दिया जाए। दूसरे, जिन उपनिवेशिक देशों ने हाल ही में राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की है, उनकी यह स्वतंत्रता आर्थिक और सामाजिक विकास के बिना अधूरी रहेगी। दूसरे शब्दों में, विश्व व्यवस्था में विकास के तत्व का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत ने अपनी पर्याप्त शक्ति संयुक्त राष्ट्र की 20 संस्थाओं को स्थापित करने में लगा दी है। ये संस्थाएं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राष्ट्रों की सहायता करती है। ये संस्थाएं हैं अक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र का व्यापार और विकास समागम। 1960 और 1970 के दशक में भारत पश्चिम के निर्यात बाजार में कृषि उत्पादों की अस्थिर कीमतों और व्यापार की शर्तों के गरीब देशों के प्रतिकूल होने और अमीर तथा औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों के अनुकूल होने के बारे में शिकायतें करने और मांग करने में अग्रणी था। तृतीय विश्व युद्ध, जिसे G77 समूह के नाम से भी जाना जाता है, कि राजनयिक सम्मेलनों और संविधान वार्ताओं में एक विशिष्ट यद्यपि भिन्न समूह के रूप में पहचान की गई थी। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो तृतीय विश्व है उसको हम क्या कहते हैं? G77 का समूह कहते हैं। तो तृतीय विश्व, जिसे कि हम G77 का समूह के नाम से भी जाना जाता है, कि राजनयिक सम्मेलनों और संविधान वार्ताओं में एक विशिष्ट यानी कि भिन्न समूह के रूप में पहचान की गई। इस समूह का एक काल्पनिक विषय जो कि 1970 के दशक में संयुक्त राष्ट्र के मंचों में गूंजा करता था, वह था लोकतंत्र, निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित नई आर्थिक विश्व व्यवस्था की स्थापना। आइए हम इस बात पर भी ध्यान दें कि भारत तथा दूसरे विकासशील देशों ने विकास के प्रति संपूर्णतापरक दृष्टिकोण को क्यों बढ़ावा दिया। इस दृष्टिकोण के अनुसार पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, खाद्य, मानव अधिकार और स्त्रियों को उनके अधिकार देना आदि प्रमुख समस्याएं विकास के साथ निकट से संबंध है। उदाहरण के तौर पर जब हम दीर्घकालीन विकास की बात करते हैं तो उसका मतलब यह है कि पर्यावरण के संरक्षण के महत्व पर इस रूप में ध्यान दिया जाए कि आज की पीढ़ी के जैव संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि वह मानव की आगामी पीढ़ी को उनके विशेषाधिकारों से वंचित न होने दे। भूमंडलीय शिखर सम्मेलन ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया और उसी सम्मेलन में भारत ने इस भूग्रह की सुरक्षा के लिए एक निधि स्थापित करने का प्रस्ताव किया। वैसे यहाँ भारत और दूसरे विकासशील देशों के प्रयासों को जो धक्के लगे उनकी भी हम उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। विकसित उत्तर और विकासशील दक्षिण के देशों के बीच प्रत्याशित वार्ता आरंभ ही नहीं हो सकी।
सरकार से सरकार के बीच विकास सहायता के स्तर उत्तरोत्तर घटते गए। यही बात संयुक्त राष्ट्र के अन्य एजेंसियों की विकास परक गतिविधियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता के संबंध में कही जा सकती है। दूसरी ओर विकासशील देशों के ऋणों में तेजी से हुई वृद्धि, जो इस समय 2500 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, भी चिंता का कारण थी। भारत सहित लगभग 80 विकासशील देशों को अपनी अल्पकालीन आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेना पड़ा। इसके लिए उन्हें कमर तोड़ने वाली कठोर शर्तों को स्वीकार करना पड़ा। आप इस तथ्य की सराहना करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र की विकासपरक गतिविधियों में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। भारत को बहुपक्षीय विकास सहायता का प्रमुख लाभ प्राप्त हुआ है, जिसमें से कुछ सहायता यूएनडीपी जैसी एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त हुई है। इसके साथ ही तकनीकी जनशक्ति के रूप में तथा तीसरे विश्व के नेता के रूप में भारत ने यूनिडो, यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी जैसी संस्थाओं के माध्यम से साथ ही विकासशील देशों की प्रगति के लिए प्राय महत्वपूर्ण योगदान किया है। अब विकास के बात करेंगे हम अक्षेत्रीय संगठनों की। अक्षेत्रीयवाद के साथ साथ विश्ववाद आज के विश्व की उल्लेखनीय विशेषता है। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और उत्तर अमेरिका जैसे विश्व के बहुत से भागों में कुछ अक्षेत्रीय और उप अक्षेत्रीय संगठन गलती से यह समझकर उभर आए हैं कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ की अपेक्षा अधिक कारगर मंच है। हाल ही के वर्षों में उनकी संख्या में अचानक काफ़ी वृद्धि हुई है। इसमें जबकि राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ और अमेरिका राज्यों का संगठन सबसे पुराने हैं, लेकिन अफ्रीकी एकता संगठन, जिसे अब अफ्रीकी संघ कहा जाता है, इस्लामिक देशों का संगठन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन और अक्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ जैसे नए संगठन हाल ही में प्रकाश में आए हैं। इन अक्षेत्रीय संगठनों के प्रति भारत का रुख समझने और सावधानी बरतने का है। भारत ने कभी भी इन्हें प्रतिद्वंदी नहीं माना, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पूरक के रूप में देखा है। इस दृष्टिकोण पर विशेष रूप से शीत युद्ध के दौरान और उसके बाद स्थापित नाटो जैसे संगठनों एवं उसकी गतिविधियों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। 1999 में कोसोवो में नाटो की गतिविधियों ने इस आशंका को और अधिक बढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त भारत ने कभी भी यह नहीं चाहा कि यह क्षेत्रीय संगठन किसी सदस्य देश और गैर सदस्य देश के बीच विवाद में कोई भी पक्ष ले। उदाहरण के लिए इस्लामिक देशों के संगठन ने प्राय भारत के प्रति राजनीतिक शिष्टाचार की सीमाओं का अतिक्रमण करके कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया है। भारत का अधिकांश अक्षेत्रीय संगठनों के साथ अच्छा अनुभव है। राष्ट्रमंडल इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। स्वाधीनता प्राप्ति के एकदम बाद जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश सम्राट को राष्ट्रमंडल का नाम मात्र अध्यक्ष बनाने पर सहमत हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक सदस्य के रूप में राज्य के चुने हुए प्रधान के बारे में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। वर्षों से हमने दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया में काले लोगों की बहुसंख्यक जनसंख्या के अधिकारों के समर्थन में और फिजी, नाइजीरिया और पाकिस्तान जैसे सदस्य देशों के में लोकतंत्रीय सरकार के स्थान पर सैनिक सत्ता परिवर्तन को अस्वीकार करने के साथ साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देकर सहयोग करने में राष्ट्रमंडल को सकारात्मक भूमिका निर्वाह करने में अपनी सक्रिय भूमिका अदा की है। इसी तरह भारत के दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संग आसियान से बहुत अच्छे संबंध हैं। वैसे भारत अभी इस संघ का पूर्ण सदस्य नहीं है। हमारे आसियान देशों के साथ राजनीतिक और वाणिज्यिक संबंधों में सुधार हुआ है, खासकर जब से भारत ने पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई है। भारत आसियान क्षेत्रीय फोरम का पूर्णकर्ता सहभागी और सदस्य है। यह फोरम क्षेत्रीय सुरक्षा की दिशा में समझ और सहयोग बढ़ाने का माध्यम है। भारत ने अफ्रीकी एकता संगठन यानी कि AU और अमेरिकी राज्यों के संगठन जैसे क्षेत्रीय संगठनों की नीतियों और क्रियाकलापों का भी समर्थन किया है, ताकि उन क्षेत्रों की राजनीतिक संप्रभुता और आर्थिक समृद्धि मजबूत हो सके। लेकिन भारत को इस बात का दुख है कि इन संगठनों में एकता का अभाव है, जिस कारण ये संगठन कमजोर बने हुए हैं। आइए अब हम भारत के पड़ोस में क्षेत्रवाद के प्रभाव पर ध्यान दें। दक्षिण एशिया में 1985 में भारत के समर्थन के बिना दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क का निर्माण संभव न होता। भारत ने बांग्लादेश की पहल का स्वागत किया। भारत के अलावा भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका संगठन सदस्य है। इन सब देशों के एक दूसरे के साथ संबंधों की अपेक्षा भारत के साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक,
आर्थिक और निर्जातीय संबंध अधिक गहरे हैं। इनकी अपनी कुछ समस्याएं भी हैं। इनमें सबसे अधिक गंभीर समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि इन नए अक्षेत्र फोरमों का गलत इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रचारात्मक प्रयोजनों के लिए न किया जाए। तदनुसार इसके सभी सदस्य देश इस बात पर सहमत थे कि इस फोरम को राज्यों या सरकारों के अध्यक्षों के बीच और अधिक आपसी समझ और संपर्क बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस फोरम में नीति संबंधी अन्य मामलों को और विवादास्पद द्विपक्षीय मुद्दों को अलग रखा जाएगा। परंतु दुर्भाग्य से सार्क को भी भारत और पाकिस्तान के तनाव के कारण बहुत हानि हुई है। पाकिस्तान ने प्राय सार्क का उपयोग करके भारत को परेशान करने के लिए किया है। भारत ने पाकिस्तान के मंतव्य को पूरा न होने देने के उद्देश्य से सार्क की आवधिक बैठकों को भी आयोजित नहीं होने दिया। उदाहरण के तौर पर पिछला शिखर सम्मेलन जो 2002 में काठमांडू में आयोजित हुआ था, वह 3 साल बाद हुआ था। आगामी 2003 में पाकिस्तान में होने वाले शिखर सम्मेलन के मार्ग में भी द्विपक्षीय मुद्दों के कारण समस्याएं थी, जिन्हें प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अपनी सूझबूझ से हल किया। इसी प्रकार दक्षिण एशियाई प्राथमिक व्यापार समझौता यानी कि साप्टा या सार्क के आतंकवाद विरोधी समागम के कार्यान्वयन में भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। इस कारण सार्क की गति बहुत धीमी हो गई है। अब बात करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, जो हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी विदेश नीति का एक मुख्य भाग भी था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन सबसे बड़ा शांति आंदोलन है। इसका भारत के लिए विशेष महत्व है क्योंकि भारत अपनी आज़ादी के आरंभिक दिनों से ही गुटनिरपेक्ष नीति का अग्रणी रहा है। इस नीति का प्रयोजन यह था कि हम किन्हीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शीत युद्ध की प्रतिद्वंदिता के संदर्भ में बनी सैनिक संधियों की सहायता में बंधे बिना स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा अनुसार मत व्यक्त कर सके। कई नव स्वतंत्र हुए देशों ने भारत के नेतृत्व की प्रेरणा ग्रहण की और 1950 के दशक में और उसके बाद गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो और मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर ने मिलकर 1961 में गुटनिरपेक्ष देशों के आंदोलनों यानी कि नैम की औपचारिक रूप से नींव डाली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में हमारा आया भी हुआ है। गुटनिरपेक्ष देशों के अब तक 13 शिखर सम्मेलन, जिनमें 1983 में नई दिल्ली में आयोजित 7वां शिखर सम्मेलन शामिल है, आयोजित किए जा चुके हैं। अंतिम शिखर सम्मेलन 2003 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था। देखिए इसके बाद और भी हो चुके हैं। अब हम 2022 में हैं, तो हमें करंट की न्यूज़ से पता चल सकता है कि अब जो सार्क सम्मेलन है नैम के, वो कितने हो चुके हैं और इस में क्या जो परिवर्तन हुए हैं, कितना आगे बढ़ा है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। देखिए इन वर्षों के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मुख्य बातों में एक तो लगभग संपूर्ण विश्व के देशों द्वारा इसकी सदस्यता ग्रहण करना और अपने कार्य के केंद्र बिंदु को उपनिवेशवाद विरोध और जातिवाद विरोध से हटाकर विकास और भूमंडलीकरण की ओर बदल दिया है। इसमें संदेह नहीं है कि फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के प्रति और संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय राजनीतिक और वित्तीय संस्थाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता के प्रति वचनबद्धता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस आंदोलन की सदस्यता में वृद्धि का एक नकारात्मक पक्ष भी है और यह है कि कुछ देशों ने बड़ी शक्तियों के साथ विशेष सैनिक संबंधों का परित्याग नहीं किया। इसने इस आंदोलन की दार्शनिक और राजनीतिक संक्षिप्तता को अवश्य हल्का कर दिया, चाहे इससे इस आंदोलन की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव न पड़ा हो। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन के कुछ देशों के बीच सैनिक संघर्ष भी हुए। उदाहरण के लिए ईरान, इराक, भारत, पाकिस्तान, इथोपिया, सोमालिया के बीच युद्धों ने इसकी सदस्यता के बारे में दुविधाजनक स्थिति पैदा कर दी। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन के संस्थापक सदस्य और प्रमुख भूमिका निभाने वाले यूगोस्लाविया के विघटन से इस आंदोलन को गहरा आघात लगा। अंततः शीत युद्ध की समाप्ति के कारण बहुत से गुटनिरपेक्ष देशों की स्थिति बदल गई। उन्हें बदलती हुई स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के बढ़े हुए प्रभाव के कारण शीघ्र ही नए सिरे से अपनी विदेश नीति को नए ढंग से बनाना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व इसके सदस्य देशों में भी घट गया। म्यांमार यानी कि बर्मा और यहाँ तक कि मिस्र ने भी इसे समाप्त करने का सुझाव दिया।
यद्यपि भारत ने अभी इतनी अधिक दूरी तक नहीं सोचा है, लेकिन इसने भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में कुछ वक्तव्य देने के अलावा कुछ अधिक नहीं किया है। बदलते हुए संदर्भ में गुटनिरपेक्षता के आलोचकों का कहना है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है और यह भारत जैसे देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी नहीं रहा है। दूसरी ओर इस बात की ओर ध्यान दिलाना भी आवश्यक है कि गुटनिरपेक्षता के पीछे निहित भावना अर्थात राष्ट्रीय नीति निर्माण की स्वतंत्रता को सैनिक या आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली देशों के दबाव या सनक के अधीन समर्पित न होने देने की इच्छा की आज पहले की उपेक्षा कहीं अधिक आवश्यकता है। यह संभव है कि जिस प्रकार से यह आंदोलन चलाया गया उसमें कुछ कमियां हो, परंतु इस नीति में अंतर्निहित महत्व पर संदेह नहीं किया जा सकता। यदि भारत आचरण से यह प्रदर्शित कर सके तो यह न तो केवल गुटनिरपेक्षता के विचार के प्रति बड़ी सेवा होगी, बल्कि समतावादी विश्व व्यवस्था के प्रति भी बड़ा योगदान होगा। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कमजोर पड़ने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र भी कमजोर पड़ गया है। इसका अभिप्राय यह है कि दोनों के भविष्य परस्पर संबंध है। यह हमारे वर्तमान और भावी नेतृत्व के लिए एक नसीहत है। और आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। निसंदेह आप इस बात से सहमत होंगे कि भूमंडलीकरण सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और राजनयिक मुद्दे के रूप में उभरा है। इसका श्रेय कंप्यूटर, दूरसंचार, उपग्रह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आई क्रांति को दिया जा सकता है। अब इंटरनेट सुविधाओं के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत आसान हो गया है। आजकल विश्व भर के बहुत से व्यक्ति, सरकारी या निजी, राष्ट्रीय या विदेशी संस्थान इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर इंटरनेट के माध्यम से विश्व के 2 या अधिक स्थानों पर तत्काल पत्रों का आदान प्रदान हो सकता है। इसी प्रकार कंपनियों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों की मदद से विश्व भर में माल की बिक्री और खरीद का व्यापार कर रही हैं। बैंकों में चेकबुक के बिना रुपयों का एक खाते से दूसरे खाते में अंतरित करना संभव हो गया है। इंटरनेट सेवाओं के उपयोग द्वारा ग्राहक अपने घर बैठे बैठे ही माल का ऑर्डर भेज सकते हैं, माल प्राप्त कर सकते हैं और इसका भुगतान कर सकते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य कहते हैं। कंपनियां बहुत तेजी से अपने उत्पादन केंद्रों को विश्व के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, सिटी बैंक जैसी कंपनियां जिनका उत्पादन, विक्रय और कर्मी दल कई देशों में स्थित हैं, के नाम भारत जैसे देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी खूब परिचित हो गए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कार्य को तेजी से एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित करके पैसा लगाकर खूब धन कमा रही हैं। बैंक, कार्यालय, परिवहन सेवाएं, कंपनियां, लाभ न कमाने वाले संगठन, शैक्षिक संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके अपनी वेबसाइट खोलकर और उसमें सूचनाओं को डालकर प्रिंट करके कोई भी व्यक्ति उन्हें इंटरनेट द्वारा फ्लॉपी डिस्क पर उतारकर उपयोग कर सकता है। उपग्रह चैनल विश्व के सभी देशों में सीधे घर घर अपने कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। समाचारों का प्रसारण भी तत्काल किया जा रहा है और टेलीविजन पर युद्धों के समाचार सीधे दिखाए जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में भूमंडलीकरण की पहचान सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग द्वारा बहुत तेजी से पूंजी, सामान, सूचना और यहाँ तक कि लोगों के आवागमन से होती है। जिन अक्षेत्रीय सीमाओं को राष्ट्रों के रूप में जाना जाता था वे एकाएक अब उतनी प्रासंगिक नहीं रह गई है। अब एक ऐसा विश्व नागरिक समाज उभरता दिखाई दे रहा है जिसमें सांसद, मजदूर संघ, गैर सरकारी संगठन आदि शामिल होंगे। अब एक विश्व ग्राम की संकल्पना वास्तविक हो गई है। सुविकसित और अत्यधिक प्रतियोगी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग की शक्ति से, तकनीकी और कुशल कर्मी दल की उपलब्धता से और इसके अत्यधिक विशाल मध्यम वर्गीय बाजार की संभावनाओं से भारत भूमंडलीकरण के युग में लाभान्वित होने की आशा कर सकता है। सन 1991 से भारत ने अपनी आर्थिक नीति की दिशा परिवर्तित कर दी है और नई आर्थिक नीति में निजीकरण, विदेशी पूंजी निवेश के नियमों को उदार बनाकर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश के रूप में नए महत्वपूर्ण तत्व जोड़ दिए हैं। अब बाजार में ग्राहकों के सामने मोटर कारों से लेकर खाद्य सामग्री तक चुनने के लिए ढेर सारे विकल्प हैं। भारत का निर्यात विशेष रूप से सेवा के क्षेत्र में बहुत बढ़ गया है। देश में पूंजी निवेश में तेजी आई है और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति बहुत ही सुविधाजनक है। कुल मिलाकर भूमंडलीकरण के दौरान भारत
विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। भारत भूमंडलीकरण के लाभकारी पक्षों के प्रति उत्साहित है, लेकिन वह इसके हानिकारक प्रभाव से चिंतित भी है। भूमंडलीकरण के आलोचकों के विचार में विश्व में भूमंडलीकरण का ही दूसरा नाम विश्व का अमेरिकीकरण है। एक प्रकार से अमेरिकी कंपनियों, मुद्रा चैनलों और हथियारों ने विश्व पर आधिपत्य जमा लिया है। भूमंडलीकरण के राजनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक परिणाम चिंताजनक है। बहुराष्ट्रीय निगमों, बड़े बड़े संचार माध्यमों और गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जिस रूप में अभिव्यक्त हुई है, उनमें राज्यों की संरचना के प्रभुसत्तात्मक विशेषाधिकार को हानि पहुंचाई है। उदाहरण के लिए, विभिन्न सरकारों पर रियो के बाद सिएटल और डरबन में एक सम्मेलन के बाद दूसरे सम्मेलन में बहुत अधिक दबाव पड़ा। शरणार्थियों और प्रवासियों की उपस्थिति उत्तर के साथ साथ दक्षिण में भी एक प्रकार से राजनीतिक विप्लव का कारण थी। आतंक और हिंसा फैलाने के लिए प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग भूमंडलीकृत विश्व का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव है। विभिन्न देशों में परस्पर और देश के भीतर अमीर और गरीब के बीच आय का अंतर बहुत अधिक बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार विश्व की लगभग आधी जनसंख्या, जिनमें अधिकांश उप सहाराई अफ्रीका और दक्षिण एशिया की है, प्रतिदिन $2 से भी कम आय पर जीती है। वस्तुतः विश्व के 3 सर्वाधिक धनी अरबपतियों यानी कि बिलियनियर्स के परिसंपत्तियां सबसे कम विकसित देशों की कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक है और बाजार की शक्ति में वृद्धि के कारण अधिकांश विकासशील विश्व पूंजी निवेश के लिए अनाकर्षक और निर्यात के प्रयोजनों के लिए प्रतियोगिताहीन हो गया है। इसके अलावा हमारे रहन सहन के ढंग में मूलभूत परिवर्तन हो रहा है, जो टेलीविजन में प्रदर्शित विज्ञापनों द्वारा प्रेरित होकर निरर्थक उपभोक्तावाद की ओर अग्रसर हो रहा है। भूमंडलीकरण के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने और मानवता के सभी भागों में इसके लाभ को प्राप्त कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय संगठन और गुटनिरपेक्ष आंदोलनों अन्य देशों के साथ कार्य कर रहा है। इसी संदर्भ में कुछ उत्साहवर्धक प्रगति भी हुई है, जिसमें समूह 8 के देशों ने यह निर्णय लिया है कि कुछ सर्वाधिक ऋणग्रस्त और गरीब देशों के ऋणों को रद्द किया जाए। संयुक्त राष्ट्र के अर्धसहस्राब्दी शिखर सम्मेलन में इस विषय में सर्वसम्मति की थी कि गरीबी घटाने, बच्चों की शिक्षा, एड्स आदि के क्षेत्र में 2015 तक कुछ सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाए, ताकि सभी सकारात्मक क्रियाकलापों के केंद्र में मानव को रखा जा सके। तो इस प्रकार ये यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। लास्ट में हम इस यूनिट की समरी देख लेते हैं। भारत की दृष्टि में संयुक्त राष्ट्र संघ शांति और समृद्धि के प्रति समर्पित विश्व व्यवस्था का आधार है। भारत ने हमेशा गरीब, अभाव और विवादों के परिणाम के प्रबंधन के लिए समान मोर्चा बनाने के लिए सार्वभौम मंचों के राजनीतिक उपयोग पर जोर दिया है। यह संयुक्त राष्ट्र के विभाजनकारी, जोर जबरदस्ती वाले और सीमित उद्देश्यों के लिए उपयोग का विरोध करता है। इसी तरह भारत की दृष्टि में क्षेत्रीय संगठनों का प्रयोग ऐसी प्रक्रियाओं के रूप में किया जाना चाहिए जो देशों के बीच अधिक से अधिक समझ और सहयोग को बढ़ावा दे सके, और इनके माध्यम से इस बात पर बल देना चाहिए कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व मंचों के साथ मिलकर कार्य करें। इसका कारण देशों की एक दूसरे पर बढ़ती हुई निर्भरता है, जो अब भूमंडलीकरण के युग में परिवर्तित हो गई है। इसकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार की जानी चाहिए कि यह इस ग्रह पर जीवन को पहले से अधिक न्याय संगत और पक्षपात रहित बना दे। दूसरे शब्दों में, विश्व के मामलों में भारत अनुभवी, परिपक्व, संतुलित और भविष्य उन्मुख देश के रूप में उभर रहा है। घरेलू राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद भारत की यह विशेषता कायम है। तो इसके साथ ही ये हमारी बुक, जिसका जो कोड है MPSC 001 है, कंप्लीट हो चुकी है। फिर से मैं बता रही हूँ कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें थोड़ी सी वॉल्यूम की प्रॉब्लम है। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको रिकॉर्ड कर दूंगी दोबारा से। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए और अपने एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।